सजनवा बैरी हो गए हमार जाए बसे परदेस सजनवा सौतन के भरमाए कासिद तू मेरा नाम तो बहारों ने मेरा चमन लूट कर खिजा को ये इल्जाम क्यों दे दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपिका और आप देख रहे हैं हमारा शो सुर संगम संग्राम। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने 1969 से प्रोफेशनल थिएटर में काम किया है। उनके बारे में बता दें, उन्हें 56 साल हो चुके हैं। 56 साल से वह इस थिएटर लाइन से जुड़े हैं। उनके कुछ वाक्य हैं, उनके जीवन की कुछ यात्राएं हम उनके बारे में पूछेंगे उनसे। वो हमारे साथ मौजूद है, आइए हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार दीपिका जी। सर, पहले आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए अपने बारे में। मेरा नाम पुरुषोत्तम भट्ट है। मैं पुराने पंजाब और आज के हरियाणा में कुरुक्षेत्र से में मेरा जन्म हुआ था और मेरी पढ़ाई 1960 से शुरू हुई, जो कि दिल्ली में हुई। ये तो मेरे अपने बारे में थी। अब जीवन यात्रा की जहाँ तक बात है, जैसे ही स्कूल में दाखिले होते हैं तो जीवन यात्रा वहीं से प्रारंभ हो जाती है। स्कूल में गया, पता नहीं क्या बात थी जो मुझे गाने की तरफ खींचती चली गई। उन दिनों घर में नया नया रेडियो आया था, 62 की बात है, 61-62 की बात है। तो उन दिनों गाने चला करते थे मन्ना डे साहब के, वो मुझे पसंद आते थे। और तो जब अखबार बांटने जाते थे तो एक घर के पास एक सज्जन जो है वो हारमोनियम पे गाना गाया करते थे, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। मैं फौरन ज्यादा से जल्दी करके वो अखबार सारे बांट के और उनकी खिड़की के पास आके बैठ जाता था, सुनता था उनको, क्योंकि खिड़की ऊंची थी, मैं देख नहीं पाता था, कद का छोटा था, तो मैं उनको सुनता रहता था। तो किसी दिन किसी ने टोका मुझे कि आप क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे, और वो आवाज जो है उन सज्जन को पहुंच गई। तो वो आए, उन्होंने पूछा क्या बात है, क्या हुआ। उन्होंने कहा कि ये रोजाना आकर के जो है यहाँ पे गाना सुनता है आपका। तो वो सज्जन इतने अच्छे आदमी थे, वो मुझे अपने एंट्री से अपने घर में ले गए और मुझे वहाँ बैठने का मौका दिया। मैंने वो गाना सुना, फिर उसके बाद ये सिलसिला जारी रहा और मैं लगातार अखबार बांटता था और अखबार बांट के उनके पास आके गाना सुनता था। तो यहाँ से मुझे वो जागा, मेरा गाने का शौक जागा और इसको मेरे को पूरा करने का मौका दिया मेरे स्कूल ने, क्योंकि अब तक मैं तीसरी या चौथी क्लास में आ चुका था। प्रार्थना हुआ करती थी, तो प्रार्थना के अंदर मैं के अंदर शामिल होता रहा और ये सिलसिला 1971-72 तक चला, जब तक मैं 11वीं में आया। मुझे जब तक मैं स्कूल नहीं पहुंचता था, मैं टाइम से पहुंचने वाला था, प्रार्थना में ही शुरू किया करता था। तो वहां से ये शौक बढ़ता 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 मुझे थिएटर की दुनिया में ले आया। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर उन दिनों एक फ्राइडे को एक गाने का प्रोग्राम हुआ करता था और मैं दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी किताब लेने जाया करता था। पढ़ने का शौक था, मुंशी प्रेमचंद जी को और मैं बहुत बार जयशंकर जी को बहुत पढ़ा करता था। तो जब देखा कि शाम को गाने का प्रोग्राम हो रहा था तो मैं वहां पे रुकने लगा, देखने लगा और फिर मौका लगा तो मैं दिन गाया भी। उसके अंदर फिर एक कंपटीशन हुआ। उस कंपटीशन के अंदर हबीब तनवीर साहब, एक बहुत बड़ा नाम है रंगमंच की दुनिया में, वो उसके अंदर जज के तौर पे आए और वो मुझे वहां से वो ले गए। उन्होंने कहा कि क्या नाम है तुम्हारा। मेरे को काका के नाम से जानते हैं सब लोग, थिएटर में आज भी काका ही बोलते हैं। तो उन्होंने ले गए। ले जाने के बाद उन्होंने मुझसे गवाया नहीं, उन्होंने मुझसे एक रोल कराया। आगरा बाजार एक नाटक है हबीब तनवीर साहब का, उसके अंदर उन्होंने मुझे 69 में एक भालू का रोल कराया और छोटे छोटे रोल कराए। अब जो उस नाटक में जो गाने थे वो सब
पूरा का पूरा नाटक मुझे याद हो गया रिहर्सल के दौरान, पूरा नाटक, हर एक के डायलॉग और गाने भी याद हो गए। तो एक दिन क्या हुआ कि एक रईस मिर्जा साहब हुआ करते थे, एक ऑल इंडिया रेडियो के बहुत बड़े सिंगर थे, जो बाद में सन 74 में वो लखनऊ दूरदर्शन के डायरेक्टर भी बने। तो वो रिहर्सल पे नहीं आए, मेरे को क्योंकि स्क्रिप्ट याद थी, उन्हें पता है कि काका को याद होगी, उन्होंने कहा कि काका तुम गाओ, उनकी प्रॉक्सी कर दो। तो प्रॉक्सी कर दी मैंने, वो जो नज़म गाया करते थे वो मैंने गा दी। अब मुझे लगता है कि हबीब साहब के और उनकी जो मिसेस मोनिका तनवीर थी, उनके दिमाग में यह आ गया कि अब रईस साहब अगर लखनऊ जाएंगे तो हम काका को ये रोल देंगे, और वही हुआ। सन 74 के बाद से लेके आज तक मैं उस रोल को, आज भी मैं उस रोल को कर रहा हूँ, क्योंकि वो नाटक हिंदुस्तान के हर शहर, हर बड़े उत्सव में दिखाया जा चुका है, और विदेशों में भी, पूरे यूरोप में ये नाटक चला। नाम है आगरा बाजार। ये मेरी यात्रा रही। सर ये तो रही आपकी जॉब प्रोफाइल। अब आप हमारे दर्शकों को कोई ऐसा किस्सा बताइए आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ कि जिससे आप सबसे ज्यादा खुश हुए जब आप रंगमंच में काम करते थे, देखिए, थिएटर से जुड़े एक कलाकार के लिए, जी छोटा कलाकार हो या बड़ा कलाकार हो, उसके लिए सबसे बड़ी खुशी होती है तब जब वो मंच पे पहुंचता है, चाहे छोटे मंच पे पहुंचे या बड़े मंच पे पहुंचे। और फिर उसके बाद उससे भी ज्यादा खुशी उसे तब मिलती है जब वो दर्शकों की प्रशंसा पाता है, और मुझे ये भरपूर मिला, आज तक मिला, अब तक मिलता आ रहा है। मैं अपने दोस्तों का, अपने सुनने वालों का, अपने दर्शकों का जिंदगी भर, जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा तो बीत ही गया, लेकिन ताउम्र में उनका ऋणी रहूंगा, और रहना भी चाहिए हर कलाकार को, ये ऐसा मैं मानता हूँ। सर आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपकी हॉबीज क्या, आपको क्या करना पसंद है? मुझे सिर्फ एक्टिंग करना पसंद है। जब आप खाली टाइम में होते हो तो आप क्या मेरे करते हो? पास टाइम होता नहीं जी जब मैं जॉब में था, जी मैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की अंडरटेकिंग है, उसमें काम करता जी था। तब भी 5:30 बजे छुट्टी होती थी, जी और मैं रिहर्सल करने के लिए करीब 30 किलोमीटर दूर जाता था, और रात को 11 साढ़े 11 बजे रिहर्सल करके घर पहुंचता था, नाटक करता था, गाता था, खूब गाता था। और आज भी मैं जब रिटायर हो चुका हूँ, अब से करीब 10 साल हो जाएंगे मुझे रिटायर हुए, आज भी मेरे पास समय नहीं है सच में, क्योंकि मेरा हमेशा दिमाग एक्टिंग के लिए, कुछ और गाने के लिए, और मैं ये नहीं देखता कि मंच छोटा है या बड़ा है, या कैसे हैं लोग, लेकिन हाँ, ये मेरा पैशन है, और मैं इसको बड़े फक्र के साथ कहता हूँ। जी सर अब हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आप सिंगिंग से कैसे जुड़े, कैसे आपको गाना पसंद हुआ, आपका आइडल सिंगर कौन है, किसको देख के आपने गाना सीखा? मैंने बताया, मैंने सब कुछ अपनी पहली बात में बता दिया जी कि मन्ना डे साहब को सुन के मैंने गाना शुरू किया, जी और बस इतना जरूर रहा कि मैंने मन्ना डे साहब के अलावा कॉलेज के आते तक मैंने कभी किसी को गाया नहीं। जी कॉलेज में जब आया तो मुझे मेहंदी हसन साहब, कॉलेज नहीं, उसकी बात की बात है, मेहंदी हसन साहब को मैं बहुत पसंद करता था, रेशमा को बहुत पसंद करता था, फरीदा खानम को बहुत पसंद करता था, और वही चीज़ फिर मैं उनको बहुत बार बार सुनता था, और मैं फिर उनको गाता था। जो जहाँ तक फिल्मी गानों की बात है, 88 के अंदर मैंने एक प्रोग्राम देखा था सखा ग्रुप में, के अमरजीत सिंह कोहली साहब, जो दिल्ली के गाने वाले जानने वाले बड़े बड़े लोग जितने भी हैं, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को सुनिधि चौहान दी, जिन्होंने सोनू निगम दिए, बाबला जी अभी 2 दिन पहले उनका देहांत हो गया, ऐसे ऐसे कलाकार दिए, उस ग्रुप के अंदर मैं रहा, और श्री फोर्ट के अंदर उनका एक प्रोग्राम चल रहा था। मैं वहाँ किसी काम से उधर गया था, तो मैंने देखा कि श्री फोर्ट के आगे बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है, तो मैं उतर गया बस से, डीटीसी की बस से उतर के मैंने अंदर देखा तो एक राजन रस्तोगी, उन दिनों में सिंगर होते थे, वो गाना गा रहे थे। जैसे ही मैं हॉल में घुसा तो सच में मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो गए, और मुझे लगा कि कमाल, फिल्मी, कितना अच्छा गाना गाया। तो मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा यार इसमें पार्टिसिपेट करने का क्या तरीका है? उन्होंने कहा कि आप अगले साल आप आइए, LTG के अंदर आपका ऑडिशन होगा मंडी हाउस, तो आपको अगर आप अच्छा गाएंगे तो मौका मिलेगा। मैं इंतजार किया मैंने, और
मैंने ऑडिशन के लिए फॉर्म भर दिया। 3,500 लोग उस टाइम फॉर्म भरते थे। मेरे साथी हैं इसमें, इस ग्रुप में भी हैं विज साहब, वाई के विज, वो भी उसी प्रोसेस के निकले हुए हैं। अच्छा। और एक अतुल नागपाल जी हैं, वो भी इसी प्रोसेस से निकले हुए। तो जब मैंने गाना गाया तो वो रिकॉर्ड करके उन्होंने ले लिया, तो रिजल्ट लगा। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं उस रिजल्ट में मेरा नंबर सबसे ऊपर था। और कोहली साहब ने मुझे कहा कि लिस्ट थी उनकी 30 गानों की, कि आप इसमें से जो गाना चुनना चाहें आप चुन लें, आपकी पहली चॉइस है। तो मैंने वो गाना चुना, पूछो ना कैसे, नहीं, सजनवा बैरी हो गया हमारा। मुझे कहा कोहली साहब ने कि पुरुषोत्तम ये गाना मुश्किल है, क्लासिकल सॉन्ग है, चलो कोई बात नहीं, तुम गा लोगे। और मैंने गाया और बहुत खूब गाया, अच्छा गाया मैं। तो वहां से मेरे को फिल्मी गानों का थोड़ा गाने का की तरफ मैं गया। ये मेरी गाने की तरफ। सर, हर किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पल रहा कि आपको लगा कि नहीं, अब मुझसे नहीं होगा, गिव अप कर देता हूँ मैं, ऐसा कोई पल आया? हाँ, ऐसा हुआ। बताइए सर उसके बारे में। मैं कॉलेज में था जी। अचानक क्या हुआ कि ये जो यहाँ पे जो गट्टा होता है, वो गट्टा मेरा पता नहीं बाहर आ गया। और मैं बोलने में मुझे दिक्कत आने लगी, मैं परेशान हो गया। मैंने कहा क्या हो गया मेरी आवाज को? एकदम से जो बच्चे वाली आवाज थी वो एकदम से बड़ी आवाज बन गई। मैं बहुत घबराया, घर वालों को कहा, अपने यारों दोस्तों का कहा। वो कहते कुछ नहीं। मैं सच में रोने लगा। मुझे लगा कि अब मैं जिंदगी भर गा नहीं पाऊंगा। लेकिन मेरे एक टीचर थे जो ऑल इंडिया रेडियो में नहीं, दूरदर्शन में अनाउंसर भी थे। उन्होंने कहा कि नहीं पुरुषोत्तम, तुम ऐसा कुछ नहीं है, ये एज के साथ चेंज आता है। तो वो मुझे, जहाँ तक मेरे लिए बहुत मुश्किल दौर था, लेकिन मुझे लगा ये तो मतलब आपने हिम्मत नहीं हारी, प्रोसेस है। सर, आप सुर संगम संग्राम से जुड़े जी। उन्होंने आपको सिलेक्ट किया, तो आपको कितनी खुशी हुई? मुझे बहुत खुशी हुई। और आपको फाइनल राउंड के लिए उन्होंने सिलेक्ट किया, तो सुर संगम संग्राम के साथ जुड़ने की भी एक बहुत अच्छी सी मेरी एक स्टोरी रही है। सुनाइए सर। मैंने एक अतुल नागपाल जी मेरे मित्र, मैंने कहा ना हम सखा ग्रुप के हैं, तो वो किसी प्रोग्राम में मुझे मिले। तो उन्होंने कहा, बड़ा मैं उनका अच्छी रिस्पेक्ट करता हूँ, वो भी मुझे बहुत चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि पुरुषोत्तम जी, आप हमारा एक ग्रुप है, उसके अंदर आप क्यों नहीं शामिल होते? मैंने कहा कौन सा? उन्होंने कहा सुर संगम ग्रुप। मैंने कहा कौन है? उन्होंने कहा कि डॉक्टर गणेश दास अरोड़ा जी। तो उन्होंने मेरे को उसमें शामिल कराया जी। मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसके अंदर क्या था कि आपको अपने गाने भेजने होते थे, तो मैं गाने भेजता था, जो उसके और मेंबर थे उनको पसंद आने लगे। तो एक दिन किसी का प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में मुझे गणेश दास जी नजर आए। तो मैं उस प्रोग्राम से उठ के फौरन उनके पास गया। मैं कहा डॉक्टर साहब, आप गणेश दास जी आप ही हैं? कहते हाँ। कह रहे आप कौन? मैंने कहा मैं ऐसे करके आपके ग्रुप में जुड़ा। कह रहे अच्छा। तो यहाँ से जुड़ाव ऐसा शुरू हुआ, मुलाकातें बढ़ती चली गई, प्रोग्राम में हम शामिल होते चले गए, और अब मुझे डॉक्टर गणेश दास जी ने इस प्रोग्राम में आने का मौका दिया। मैंने गाया, उनको पसंद आया, उनकी जो टीम थी उनको पसंद आया। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। पुरुषोत्तम जी, आप सुर संगम संग्राम से जुड़े हुए हैं जी, तो हमारे दर्शकों को कोई गजल, कोई प्रस्तुति, कोई गीत पेश कर दीजिए। मैं आपके सामने दो चीजें रखूंगा जी। एक फिल्मी गीत जो मैंने आपको जिक्र किया, जिसका सजनवा बैरी हो गया हमारा, और एक नज्म जो मैं थिएटर में अक्सर गाता हूँ, नजीर अकबर आबादी की वो नज्म है। सजनवा बैरी हो गए हमार, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे,
भाग न बाचे कोई सजनवा बैरी हो गए हमार जाए गए परदेस सजनवा जाए बसे परदेस सजनवा सौतन के भरमाए ना संदेश न कोई खबरिया रुत आए रुत जाए डूब गए हम बीच भंवर में डूब गए हम बीच भंवर में करके 16 पार करमवा बैरी हो गए हमार। बहुत बढ़िया सर। सर ये तो हुआ आपका गीत। अब कोई गजल जो थिएटर से जुड़ के टाइम में जब आप काम करते थे, कोई गजल आपकी फेवरेट, वो हमारे दर्शकों को सुनाइए। नजीर अकबर आबादी की नज़म है जो कि आगरा बाजार नाटक से जी मैंने कहा ना सन 74 से गा रहा हूँ जी मैं जी इसको। जी। कासिद तू मेरा नाम तो लीजो नवले किन कहना कोई मरता है तेरा चाहने वाला जैसा कि वो हो मुझसे खफा रूठ चला था अल्लाह ने क्यों जब ही मुझे मार न डाला सहरा में मेरे हाल पे सहरा में मेरे हाल पे कोई भी न रोया गर फूट के रोया तो मेरे पाँव का छाला गर फूट के रोया तो मेरे पाँव का छाला। सर आपकी गजल और गीत दोनों ही बहुत बढ़िया थे। अब आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप निष्ठा क्लब से कब और कैसे जुड़े और किसके थ्रू जुड़े, और आपको कैसा लगा हमारे निष्ठा क्लब से जुड़कर। हाँ, जब ये मैंने कॉन्सेप्ट डॉक्टर गणेश दास जी से ने मुझे बताया जी कि इस तरह से करके निष्ठा क्लब में कलाकारों को बुलाया जाएगा, नए नए कलाकारों को बुलाया जाएगा और 10-10 को बुलाया जाएगा, उसमें से 3-3 को चुना जाएगा। मुझे सच में ये प्रोग्राम, ये सिस्टम अच्छा लगा जी और हुआ भी ऐसा ही। मेरे ख्याल में अब तक 6 या 7 इस तरह के बैचेज आ चुके हैं और उनमें से 1-1, 2-2 या 3-3 कलाकारों को चुन लिया गया है। अब वो जो हमारे देश की संस्कृति है, जिस संस्कृति के ऊपर भारतवर्ष जिंदा है, जिस संस्कृति की वजह से भारत दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है, उससे संबंधित जो विचारधारा है, जो गीत है, जो भजन है, वो हम निष्ठा क्लब में रह के उन कलाकारों से वो गाएंगे, रिकॉर्ड करेंगे और आगे प्रोग्राम प्रस्तुति करेंगे। और मैं ये जो सोच है, ये सोच जिसकी भी है, उसको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो उनके इस मिशन को चरम सीमा तक लेके जाए, सफल बनाए। सर, जो लोग निष्ठा क्लब से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि अगर
किसी को अपने भारत से, जी अपनी संस्कृति से, जी अपने देशवासियों से सच्चा प्रेम है तो वो निष्ठा क्लब के साथ जुड़े। देखिए, हर इंसान में प्रतिभा होती है, जरूरी नहीं है सब गायक हो। उनमें लेखन की प्रतिभा होती है, जी उनमें बोलने की प्रतिभा होती है, भाषण देने की प्रतिभा होती है। और इसके अलावा निष्ठा क्लब जैसी संस्थाओं को चलाने के लिए एक सपोर्ट की जरूरत होती है। वो आगे आए, इस मिशन को, इस काम को एक श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ, दिल से इसको आगे बढ़ाएं। निष्ठा क्लब उन के लिए तो है ही जो अपना प्रदर्शन, अपनी कला का प्रदर्शन करते रहे, लेकिन उससे भी ज्यादा उनके लिए है जो करना चाहते हैं। मेरा अनुरोध रहेगा उन सभी देखने वालों से, सुनने वालों से कि वो निष्ठा क्लब के पास आए। उनको एक इतना सुंदर मंच, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने जा रहा है जो कि राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत जरूरी है और बहुत आगे बढ़े। सर, आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, अपनी यात्रा से जुड़ी कुछ कहानियां हमें सुनाने के लिए, हमारे दर्शकों को बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जाते जाते एक नगमा और पेश कर दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। बहारों ने मेरा चमन लूट कर खिजा को ये इल्जाम क्यों दे दिया। किसी ने चलो दुश्मनी की मगर इसे दोस्ती नाम क्यों दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। निष्ठा क्लब का बहुत बहुत धन्यवाद।